नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। और इस वक्त बज चुके हैं रात के 9 दिन शुक्रवार और कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कम्युनिटी कलर्स एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़ और साथ ही साथ होते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशंस, जानकारियां, सूचनाएं और बहुत से नए नए सेगमेंट्स भी। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन आप प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में सुनते हैं जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़, और बहुत जल्द हम आपके लिए कोई ना कोई नया सेगमेंट लेकर हाजिर हो जाएंगे प्रोग्राम में। हमारा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप बहुत पसंद करते हैं, प्रोग्राम को बहुत प्यार देते हैं, हम आपके इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम आपसे ये कहते रहते हैं कि अगर आप किसी तरह का कोई सेगमेंट इस प्रोग्राम में चाहते हैं तो आप हमें सजेशन दिया करें, सुझाव दिया करें, ताकि हम उन्हें अपने इस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकें। बहरहाल रेडियो उड़ान सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com, जहां पर हमारे वेब पेज पर भी प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। और वैसे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर हमारी ऐप्स अवेलेबल हैं और बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर जैसे गूगल और एलेक्सा, एप्पल और यहाँ तक कि रेनोवा म्यूजिक पर भी हमारी रेडियो उड़ान स्ट्रीमिंग अवेलेबल है और ट्यून इन पर भी आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप सुन रहे हैं मेरे यानी पुनीत के साथ। बिना देर किए सबसे पहले आइए सुन लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। नो लेग्स नो लिमिट्स, दोनों पैर गवा चुके हरिबुद्धा मागर ने माउंट एवरेस्ट किया फतेह। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को पूर्णकालिक राज्य विकलांग आयोग नियुक्त करने के दिए आदेश। मनरेगा के तहत विकलांग व्यक्तियों को बनाया जा रहा है सशक्त। एमबीबीएस में मानसिक दिव्यांगता से पीड़ित लोगों के लिए कोटा। सुनेंगे 9 एनएफबी जॉब अलर्ट्स। विशेष स्कूलों की बनाई जा रही है विशेष सूची। जलने की चोट और घरेलू हिंसा से बची स्नेहा जावले बन गई है बीबीसी की नई प्रस्तुतकर्ता। प्रभारी मंत्री ने दिव्यांगों को माला पहनाकर ट्राइसिकल का किया वितरण। समावेशी शिक्षा पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न। 4 धाम यात्रा के लिए हेल्प डेस्क की स्थापना। बिहार के पूर्णिया कॉलेज में दिव्यांग छात्र छात्राओं को दिया गया व्हीलचेयर। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में निःशुल्क विकलांग सहायता शिविर। फर्जी दिव्यांग बनकर उठाया पेंशन राशि का लाभ। न्यूज हेडलाइंस के बाद बारी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Hello from Hidden Voices. One vision, one voice. And that has led to more than 1,000 hidden voices getting together to empower visually impaired and economically challenged children and adults across India by opening up the world of books to them. Hidden Voices is a unique reading charity founded by Miss Devi Krishna and co-founded by Miss Maitreyi Rajdev on 28th April 2019. An experienced psychotherapist and a counselor with proficiency in the diverse domains of education and human resource management, Ms. Devi has roped in volunteers from across India to read out and create audiobooks in various languages. With Mr. Sudhish P. as a partner and Ms. Cincy Thomas as its president, Hidden Voices now has a total of more than 1,500 in-house readers and is linked with many clubs from JNU, Pune and South India, which gives it more than 3,000 readers. It has volunteers as young as 5 years to as experienced as 82 years. The readers are divided into groups according to age and the language chosen. Hidden Voices has now a steady inventory of books, both informative and fictional, in almost 20 languages. The audiobooks have been utilized by various institutions and groups like Ferguson College Pune, Lit the Light, Duty, Madras Club, etc. More than 50,000 lives have been touched and enriched by this program.
For more information, send us an email on hiddenvoices2020@gmail.com. प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आरजे गौरी और स्वागत करती हूँ आपका आपके फेवरेट न्यूज एंड अपडेट प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में, ओनली ऑन रेडियो उड़ान। दोस्तों अभी तक हम सुन चुके हैं प्रोग्राम में हेडलाइंस और अब बारी है हमारी आज की पहली खबर सुनने की, जो है हरिबुद्धा मागर जी के बारे में। फ्रेंड्स, माउंट एवरेस्ट पर अब तक 11,000 से भी अधिक लोगों ने चढ़ाई की है, जिनमें दिव्यांग भी शामिल है। यहाँ तक कि नेत्रहीन और घुटने के नीचे दिव्यांग पर्वतारोहियों ने भी अभी तक एवरेस्ट की ऊंचाई चढ़ने में सफलता हासिल की है। दिव्यांग होकर माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले हरिबुद्धा मागर ने अब एक नया इतिहास रचा है। इस कामयाबी से उन्होंने अपने जैसे तमाम दिव्यांगों को एवरेस्ट पर चढ़ने की प्रेरणा दी है। हरिबुद्धा मागर ब्रिटिश सेना के रिटायर्ड गोरखा जवान हैं। इस फतेह के बाद मागर ने उम्मीद जताई है कि एवरेस्ट की उनकी चढ़ाई समाज में दिव्यांग होने की धारणा को बदल देगी। हिमालयन स्की ट्रैक कंपनी के अधिकारी के मुताबिक 43 साल के हरिबुद्धा मागर ने अपने कृत्रिम पैरों से 8,848 मीटर एवरेस्ट की चढ़ाई की है। इस उपलब्धि से दुनिया दंग हो चुकी है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि हरिबुद्धा मागर के दोनों ही पैर नहीं हैं। अफगानिस्तान में तैनाती के दौरान उन्होंने अपने दोनों पैर गंवा दिए थे। उनका जन्म 1969 में पश्चिमी नेपाल के एक गांव में हुआ था। उनकी शुरुआती पढ़ाई रोलपा जिले में हुई। रोजाना नंगे पांव करीब 45 मिनट चलकर वे स्कूल जाते थे। कागज कलम के अभाव में लकड़ी के तख्ते पर चाक के पत्ते से लिखते थे। 11 साल की उम्र में मागर की शादी कर दी गई थी। हरिबुद्धा मागर ने 1999 में ब्रिटिश सेना में योगदान दिया। रॉयल गोरखा राइफल्स के माध्यम से ब्रिटिश सेना में वे दाखिल हुए। तब वे 19 साल के ही थे। दोस्तों उन्होंने 5 महाद्वीपों में सर्विस भी दी है। एवरेस्ट पर उनके चढ़ने के मिशन को नो लेग्स नो लिमिट्स का नाम दिया गया था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना मागर के जीवन का अंतिम लक्ष्य था, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। 2017 में नेपाल सरकार ने दिव्यांग पर्वतारोहियों को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद 2018 में हरि मागर ने दिव्यांग संगठनों के प्रयास से कोर्ट का रुख किया और तब नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रतिबंध को हटा दिया, जिसके बाद मागर अपनी मुहिम पूरी कर सके। हरिबुद्धा मागर कहते हैं कि उम्मीद है कि एवरेस्ट पर उनकी चढ़ाई उनके जैसे लोगों के भीतर साहस को पैदा करेगी। अब मैं अपने जैसे दिव्यांग जनों को अपने पसंद के किसी भी पहाड़ पर चढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहूँगा। दोस्तों अब सुनते हैं उड़ीसा उच्च न्यायालय से आ रही एक खबर, जहां पर राज्य सरकार को एक पूर्णकालिक राज्य विकलांग आयोग नियुक्त करने और विकलांगता पर राज्य सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति जी सतपथी की खंडपीठ ने कल ही जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया है, जिसमें उड़ीसा एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड भुवनेश्वर ने विकलांगता से पीड़ित लोगों के लिए सरकारी उदासीनता पर न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की थी। उच्च न्यायालय ने कारण बताओ नोटिस जारी किया और 6 सप्ताह के भीतर सरकार से जवाब भी मांगा है। डिवीजन बेंच ने अपने आदेश में निर्देश दिया है कि ये उम्मीद की जाती है कि कोर्ट के अगले आदेशों की प्रतीक्षा किए बिना ही राज्य सरकार को पूर्णकालिक राज्य आयोग का गठन करने और राज्य विकलांग सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ब्लाइंड एसोसिएशन द्वारा दायर जनहित याचिका में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार की नौकरियों में कुल कैडर की ताकत के 4% रिक्तियों की पूर्ति के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की मांग भी इसमें की गई है। इसने बेंचमार्क विकलांग कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण के कार्यान्वयन, विकलांग व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली मासिक विकलांगता पेंशन में वृद्धि, विकलांगों पर राज्य सलाहकार बोर्ड के गठन और पूर्णकालिक राज्य विकलांग आयोग की नियुक्ति की भी मांग शामिल है। कहा गया है कि हालांकि बोर्ड को शुरू में ओडिशा राज्य में 3 साल की अवधि के लिए गठित किया गया था, लेकिन पिछले 3 वर्षों में इसका पुनर्गठन नहीं किया गया है और इसीलिए धारा के संदर्भ में विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयोग के कार्य खंडपीठ ने कहा है कि RPWD अधिनियम
K74 को लागू नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं एजाज कैसर के एक लिखे हुए लेख की तरफ, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे मनरेगा के तहत विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाया जा रहा है। वे अपने लेख में लिखते हैं, मनरेगा के तहत उपलब्ध कराए गए अवसरों के लिए धन्यवाद। दूर दराज के जिले में बड़ी संख्या में विकलांग लोग आजीविका कमाने में इससे सक्षम रहे हैं और सम्मानित जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये बात है छत्तीसगढ़ की। यहाँ पर जशपुर जिले के झेलंगा गांव के मूल निवासी जगताप राम ने कोविड महामारी के दौरान राज्य के बाहर काम करते हुए अपना बायां हाथ खो दिया था, जिससे उन्हें घर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनकी पहचान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत काम के लिए पात्र के रूप में की गई थी, जिसने उन्हें अपने परिवार के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता भी प्रदान की। उनकी तरह रायपुर से भी लगभग 350 किलोमीटर उत्तर पूर्व में जशपुर के सैकड़ों अन्य विकलांग लोगों को भी इस योजना से अत्यधिक लाभ हुआ है। मनरेगा ग्रामीण परिवारों को केंद्र द्वारा प्रति वर्ष 100 दिनों के लिए रोजगार का कानूनी अधिकार प्रदान करता है और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अतिरिक्त 50 दिनों के लिए न्यूनतम निश्चित मजदूरी पर दिया जाता है। विशेष रूप से 2019 बैच के IAS अधिकारी जशपुर जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में तैनात जितेंद्र यादव ने ऐसे लोगों की मदद करने की पहल की है। मनरेगा सभी के लिए खुला है और PWD को भी उनकी क्षमताओं के आधार पर काम प्रदान किया जाता है। उनके लिए उपलब्ध कार्य की प्रकृति के बारे में जागरूक करने के लिए पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित किए गए हैं। ग्रामीण मजदूरी रोजगार कार्यक्रम के तहत विकलांग जनों की आसान पहुंच वाले लचीले कार्यों की खोज की गई है। इनमें क्रेंच की सुविधाओं में बच्चों के सहायक या पर्यवेक्षक के रूप में काम करना, मजदूरों को पीने का पानी देना, कंक्रीट के निर्माण के दौरान दीवार की मरम्मत करना, पौधों को पानी देना आदि शामिल है। इस काम के लिए जिला स्तरीय कर्मचारी नमूनाकरण के द्वारा दिव्यांग व्यक्ति की पहचान, उसकी कार्य क्षमताओं की पहचान सत्यापित करते हैं। उनके मामलों को असामान्य मानते हुए उन्हें एक अलग पहचान के रूप में एक विशेष श्रेणी का जॉब कार्ड प्रदान किया जाता है। ऐसे जॉब कार्ड आवंटित करने के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्रों को ध्यान में भी रखा जाता है। दिव्यांग पुरुषों और महिलाओं के लिए समान रूप से आजीविका विकल्पों को आकार देने के लिए जशपुर प्रशासन द्वारा PWDs के लिए अवसरों और बाधाओं की पहचान की गई। भुगतान और अन्य नियम व शर्तें गैर PWD समूहों की तरह ही होंगी। दोस्तों, इस कार्यक्रम के द्वारा अन्य मनरेगा श्रमिकों के साथ जुड़ना विकलांगों को एक अच्छा एहसास देता है। गुंजाइश अक्सर कुछ करने और सफल होने की होती है। जशपुर में दिव्यांग लोगों को स्थानीय कर्मचारियों के संवेदीकरण, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर शिविरों, स्थानीय प्रतिनिधियों को शामिल करने, किसी भी क्षेत्र में दिव्यांग व्यक्तियों को मान्य करने के लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों के सहयोग की मांग जैसे विभिन्न तंत्रों के माध्यम से जुटाया जाता है। कई PWDs ने समस्याओं का सामना किए बिना अपने रोजगार को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध समर्थन नेटवर्क के बारे में जागरूक होने पर प्रसन्नता भी व्यक्त की है। उनमें से एक ने कहा है कि हमने महसूस किया है कि अगर कोई उत्पादक सदस्य बनना चाहता है तो अक्षमता बाधा नहीं बन सकती है। दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं नई दिल्ली की ओर। यहाँ पर उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग यानी NMC को निर्देश दिया है कि वो MBBS पाठ्यक्रम में प्रवेश में आरक्षण के संबंध में मानसिक बीमारी, विशेष शिक्षण विकार और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार से पीड़ित छात्रों की दिव्यांगता के आकलन के तरीके विकसित करे और इसके उपलक्ष्य में दायर याचिका की पड़ताल के लिए विशेषज्ञों की एक समिति को गठित करे। शीर्ष अदालत का निर्देश विशाल गुप्ता की याचिका पर आया है, जिन्हें MBBS पाठ्यक्रम प्रवेश के लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत इस आधार पर आरक्षण से वंचित कर दिया गया था कि उनकी मानसिक दिव्यांगता 55% है, जो उन्हें मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए अयोग्य बनाती है। अधिनियम के तहत यदि प्रमाणन कार्य से जुड़ा अधिकारी प्रमाणित करता है कि किसी व्यक्ति की दिव्यांगता 40% से कम नहीं है, तो उसे मानदंड दिव्यांगता कहा जाता है और उस स्थिति में अभ्यर्थी को प्रवेश आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता।
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने एमबीबीएस अभ्यर्थियों की ओर से पेश वकील गौरव कुमार बंसल की इन दलीलों पर भी ध्यान दिया कि एसएलडी और एएसडी से पीड़ित व्यक्ति के साथ इतना घिनौना व्यवहार नहीं किया जा सकता और उन्हें अधिनियम के तहत आरक्षण के लाभ से वंचित नहीं रखा जा सकता। पीठ ने एनएमसी के वकील की इस दलील पर ध्यान दिया कि स्नातक चिकित्सा शिक्षा पर संबंधित नियमों की पड़ताल के लिए एक समिति का गठन किया गया था और ये मामला अब विचार विमर्श एवं निर्णय लेने के एक उन्नत चरण में है। इसने उल्लेख किया है कि एमबीबीएस अभ्यर्थी की शिकायत एसएलडी और एएसडी जैसी कुछ ही बौद्धिक अक्षमताओं वाले व्यक्तियों के संबंध में दिव्यांगता के आकलन से संबंधित है। न्यायालय ने कहा कि हमारा विचार है कि इन कार्यवाहियों में जिन पहलुओं को उठाया गया है उन पर जानकारी रखने वाले एक विशेषज्ञ निकाय द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को आदेश दिया है कि हम राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग को इन कार्यवाही में याचिकाकर्ता की शिकायत को एक प्रतिनिधित्व के रूप में मानने और स्नातक चिकित्सा शिक्षा पर नियमों से निपटने के दौरान उचित स्तर पर शिकायत पर विचार करने का निर्देश देते हैं। पीठ ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि अदालत को लिए जाने वाले निर्णय से अवगत कराया जाए और स्थिति पर रिपोर्ट दायर की जाए। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को निर्धारित की है। दोस्तों, अब प्रोग्राम में बारी है एनएफबी के जॉब अलर्ट सुनने की। पहला जॉब अलर्ट आया है आरबीआई की तरफ से, जहां पर विजुअली इम्पेयर्ड के लिए 6 रिक्तियां आरक्षित की गई है। ग्रुप बी के 291 पदों के लिए ये रिक्तियां जाहिर की गई हैं। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 9 जून। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट है www.rbi.org.in। एनएफबी की दूसरी जॉब अलर्ट आती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से, जहां पर फैकल्टी की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। भारत सरकार के नियमों के अनुसार पीडब्ल्यूडीज के लिए इसमें आरक्षण दिया गया है। इसके लिए लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 31 मई 2023। अधिक जानकारी के लिए आप जाएं www.cujammu.ac.in पर, माने के www.cujammu.ac.in पर। हमारी अगली तीसरी जॉब अलर्ट आती है भारतीय डाक विभाग से। यहाँ पर 12,828 ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आरक्षण भारत सरकार के नियमों के अनुसार दिया गया है। इसके लिए लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 11 जून। अधिक जानकारी के लिए आप जाएं वेबसाइट पर, जो है www.indiapostgdsonline.gov.in। हमारा चौथा जॉब अलर्ट आता है DFCCIL माने के डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से, जहां पर 535 अधिकारियों की भर्ती में पीडब्ल्यूडीज के लिए 21 रिक्तियां आरक्षित की गई है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 19 जून। अधिक जानकारी के लिए जाएं dfccil.com पर। हमारा अगला पांचवा जॉब अलर्ट आता है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता से। यहाँ पर विजुअली इम्पेयर्ड के लिए 1 रिक्ति आरक्षित की गई है। यहाँ पर 22 विभिन्न प्रबंधकीय पदों की भर्ती में ये 1 रिक्ति आरक्षित की गई है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 6 जून। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.grse.in। दोस्तों, अगला जॉब अलर्ट आ रहा है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से, जहां पर विजुअली इम्पेयर्ड के लिए 2 रिक्तियां आरक्षित की गई हैं। भारत भर से 48 जूनियर अधिकारी प्रशिक्षकों की भर्ती के लिए यहां पर एप्लीकेशन आमंत्रित किए जा रहे हैं। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 30 मई 2023। अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन करें www.powergrid.in। याद रहे www.powergrid.in पर। अगली 7वीं रिक्ति आती है कर्मचारी चयन आयोग माने के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से। ये पूरे भारत से संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर की परीक्षा के माध्यम से 1600 रिक्तियों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहे हैं।
भारत सरकार के नियमों के अनुसार PWDs के लिए आरक्षण इसमें दिया गया है। इसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 8 जून 2023। अधिक जानकारी के लिए आप जा सकते हैं ssc.nic.in पर। इसके बाद हमारा 8वां जॉब अलर्ट आता है IDBI से, जहां पर 1172 कार्यकारी और विशेषज्ञ अधिकारियों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। भारत सरकार के नियमों के अनुसार PWDs के लिए आरक्षण इसमें दिया गया है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 15 जून। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट करें www.idbibank.in। दोस्तों, हमारा आज का आखिरी जॉब अलर्ट भी शेयर किया है IDBI बैंक ने। यहाँ पर विजुअली इम्पेयर्ड के लिए 19 रिक्तियां आरक्षित की जा चुकी है। ये आरक्षण अनुबंध के आधार पर 1036 अधिकारियों की भर्ती में दिया गया है। इसके लिए लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 7 जून। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन कर सकते हैं www.idbibank.in पर। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे साथ ये सभी जॉब ओपनिंग्स शेयर किए हैं NFB के महासचिव श्री गौतम अग्रवाल ने। डिटेल न्यूज बुलेटिन जारी है, लेकिन इससे पहले वक्त एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों, विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकारिता विभाग DEPWD भारत सरकार के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यरत विशेष स्कूलों की एक सूची तैयार कर रही है। इसके लिए DEPWD ने कुछ जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक प्रारूप तैयार किया है, जिसमें सभी स्कूलों को ये जानकारी भरनी होगी। इसके लिए सीरियल नंबर, जिले का माने डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्कूल का नाम, स्कूल का पता, संपर्क का विवरण, नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। इसके बाद विकलांगता का प्रकार आपको लिखना पड़ेगा, जिसके पश्चात स्कूल का प्रकार सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, निजी, NGO, ट्रस्ट या ट्रस्ट, इसके बारे में जानकारी लिखनी होगी। जिसके बाद बोर्ड से संबंधित जानकारी लिखनी पड़ेगी कि ये SSC है, CBSE है, ICSE या कोई अन्य बोर्ड की स्कूल है। इसके बाद जानकारी देनी होगी कि शिक्षा किस कक्षा तक दी जा रही है। इस संबंध में सभी विशेष स्कूलों से अनुरोध है कि ये जानकारी आप एक लिंक पर दे सकते हैं, जिसमें आपको एक गूगल फॉर्म भरना होगा। सभी स्कूलों से अनुरोध किया जा रहा है कि प्राथमिकता के आधार पर सूचना उपलब्ध कराएं।
उपरोक्त जानकारी बौद्धिक क्षमताओं के क्षेत्र में कार्यरत संगठन, संस्थानों, विशेष विद्यालयों से मांगी जाती है। श्रोताओं, अधिक जानकारी के लिए आप लिख सकते हैं डॉक्टर शिल्पा मनोगना को, जो कि संकाय एवं प्रभारी विभागाध्यक्ष GLIS NIEPID मनोविकास नगर सिकंदराबाद से है। इनका फोन नंबर है 040-277-51741 एक्सटेंशन 300। दोस्तों, अब कहानी सुनते हैं स्नेहा जावले की। जावले के पति ने दिसंबर 2000 में दहेज के लिए उसे आग लगा दी थी। जलने की चोट और घरेलू हिंसा से बची स्नेहा जावले इसके बाद आज की डेट में बन चुकी है BBC की नई अतिथि प्रस्तुतकर्ता। स्नेहा जावले न्यूज रूम के मूल रूप से हटकर अब BBC के लिए अपने नए अतिथि प्रस्तुतकर्ता माने कि न्यू गेस्ट प्रेजेंटर के रूप में विशेष व्याख्यानात्मक वीडियो पेश कर रही हैं। पिछले साल 12 दिसंबर को मीडिया हाउस ने एक वीडियो रिपोर्ट में जावले के संघर्ष को घरेलू हिंसा और आग से झुलसने वाली के रूप में कवर किया था। जावले के पति ने दिसंबर 2000 में मिट्टी के तेल से उन्हें आग लगा दी थी, क्योंकि उनके माता पिता ने और दहेज की मांग पूरी नहीं की। हालांकि वे बच गई। उन्होंने बताया कि उन्हें उनके परिवार ने छोड़ दिया था और अपने 4 साल के बेटे के साथ वे अलग हो गई थी। अपने चेहरे और शरीर पर जलने के निशान के कारण नौकरी खोजने के लिए संघर्ष करते हुए स्नेहा जावले ने अंततः टैरो कार्ड्स पढ़ना शुरू किया। उनके जीवन में तब मोड़ आया जब 2013 में वे व्यापक रूप से प्रशंसित नाटक निर्भया का हिस्सा बनी। येल फार्बर द्वारा निर्देशित इसने 2012 के दिल्ली गैंग रेप के साथ साथ महिलाओं पर पीड़ित दुर्व्यवहार की अन्य कहानियों को भी उजागर किया। जावले के सहित 7 कलाकारों में से कम 5 ने अपने स्वयं के जीवन के दृश्यों का अभिनय किया। दोस्तों, अब खबर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से। यहाँ पर 2 दिवसीय जनपद भ्रमण कर आए प्रभारी मंत्री राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिव्यांगजन सशक्तिकरण नरेंद्र कश्यप द्वारा बुधवार की सुबह 10:30 बजे विकास भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर प्रभारी मंत्री को गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। DM उमेश प्रताप सिंह व CDO SV सिंह ने बुके भी प्रस्तुत किया। तत्पश्चात मंत्री ने 28 दिव्यांगजनों को ट्राइसिकल, व्हीलचेयर, हियरिंग एड, बैसाखी का वितरण भी किया। इस दौरान उन्होंने दिव्यांगों की शारीरिक समस्याओं, उनके घर परिवार की स्थिति सहित अन्य समस्याओं को लेकर संवाद स्थापित कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि वे इन लोगों की समस्याओं का वरीयता से निवारण करें। दिव्यांगों में 15 ट्राइसिकल, 5 व्हील चेयर, 6 हियरिंग एड, 2 बैसाखी का वितरण कर दिव्यांगों को उनके घर के लिए रवाना किया गया। मौके पर कई मान्यवर उपस्थित रहे। दोस्तों, खबर झारखंड के रांची से। यहाँ पर साइट सेवर्स झारखंड शिक्षा परियोजना और झारखंड राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की ओर से समावेशी शिक्षा को लेकर 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लिया गया है। शिविर में ब्रेल हिंदी, ब्रेल गणित, ब्रेल अंग्रेजी और सहायक उपकरणों के उपयोग के बारे में भी बताया गया। शिविर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कैसे कार्यान्वित किया जाए, इस पर चर्चा भी की गई। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार दिव्यांगता के प्रकार, लक्षण, शैक्षणिक आवश्यकता और शैक्षणिक रणनीति पर भी चर्चा की गई। सहायक कार्यक्रम अधिकारी समावेशी शिक्षा झारखंड अरुण लता केरकट्टा के साथ साथ कार्यक्रम में कई मान्यवर मौजूद थे। कार्यक्रम में समावेशी शिक्षा साइट सर्वर्स इंडिया के द्वारा प्रशिक्षण में दृष्टिबाधित बच्चों, सुनने में और बोलने में अक्षम बच्चों और सभी प्रकार के दिव्यांगता से ग्रसित बच्चों के पठन पाठन जैसे हिंदी ब्रेल, ब्रेल गणित, ब्रेल अंग्रेजी, सहायक उपकरणों का उपयोग, अनुस्थिति ज्ञान तथा गतिशीलता और सांकेतिक भाषा के बारे में भी बताया गया। शिविर में 7 जिलों से नव चयनित रिसोर्स शिक्षक भी शामिल थे।
दोस्तों खबर है उत्तर प्रदेश के बदायूं से। यहाँ पर 4 धाम की यात्रा के लिए हेल्प डेस्क स्थापित की गई है, जिसकी सहायता से श्रद्धालु अपनी यात्रा को सहज बना सकते हैं। इसके लिए बदायूं निवासी वरिष्ठ साहित्यकार अशोक खुराना के उत्तराखंड में तैनात पुलिस महानिरीक्षक नागरिक सुरक्षा केवल खुराना ने आदेश जारी किए हैं। IPS अधिकारी केवल खुराना ने बताया कि 4 धाम यात्रा के लिए हेल्प डेस्क स्थापित की जा चुकी है, जिसकी सहायता से श्रद्धालु अपनी यात्रा को सहज बना सकते हैं। यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति 4 धाम यात्रा करने में असमर्थ है लेकिन 4 धाम यात्रा के इच्छुक हैं, तो हेल्प डेस्क की सहायता लेकर वे भगवान के दर्शन कर सकते हैं। हेल्प डेस्क चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग में स्थापित की गई है, जहां असहाय दिव्यांगों की सहायता के लिए होम गार्ड 2 शिफ्टों में तैनात किए गए हैं। हेल्प डेस्क पर तैनात होम गार्ड्स के मोबाइल नंबर बोर्ड पर चस्पा कराए गए हैं, जिससे किसी भी श्रद्धालु को असुविधा न हो। श्रद्धालुओं के अनुभव साझा करने के लिए एक रजिस्टर भी रखा गया है, जिसमें श्रद्धालु अपने अपने अनुभव एवं व्यवस्थाओं को लेकर विचार दर्ज कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार के पूर्णिया कॉलेज में बुधवार को दिव्यांग छात्र छात्राओं को व्हील चेयर दिए गए। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई प्रथम तथा द्वितीय के संयुक्त तत्वावधान वितरण कार्यक्रम आयोजन के द्वारा ये वितरण किया गया। वितरण कार्यक्रम में सूरज राम गुलाब देवी ट्रस्ट पूर्णिया के द्वारा व्हील चेयर्स दिए गए थे। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई प्रथम तथा द्वितीय के संयुक्त तत्वावधान में सूरज राम गुलाब देवी ट्रस्ट पूर्णिया द्वारा महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को व्हील चेयर वितरण कार्यक्रम का आयोजन पूर्णिया कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद कमाल की अध्यक्षता में किया गया। इस मौके पर प्राचार्य ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा स्वयं सेवकों को समाज कल्याण के लिए कार्य करने की प्रेरणा दी जाती है। डॉक्टर देवी राम ने अपनी चिकित्सा तथा समाज कार्यों के माध्यम से मानव हित में कार्य किया है। सेवा के लिए आत्मत्याग की आवश्यकता होती है। बिना आत्मज्ञान के सेवा संभव नहीं है। इनके व्यक्तित्व से समाज के लिए सीखने और समझने की प्रेरणा मिलती है। शिक्षक संघ के सचिव डॉक्टर देव नारायण यादव ने कहा कि दिव्यांग बच्चों के लिए दिया गया व्हील चेयर का उपहार छात्रों को आगे बढ़ने में मदद करेगा। पूर्णिया विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक रामदयाल पासवान ने बताया कि स्वयं सेवकों का कर्तव्य है कि समाज के पिछड़े लोगों की समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए वे कार्य करें। दोस्तों, अब बारी है उत्तर प्रदेश में होने जा रहे निःशुल्क विकलांग सहायता शिविर के बारे में जानने की। ये शिविर 26 से 28 मई तक सेवा केंद्र NKP डिग्री कॉलेज के सामने आयोजित किया जाएगा। संयोजिका डॉक्टर रजनी सरीन ने बताया कि शिविर सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक लगेगा। इसमें दिव्यांगों को कृत्रिम पैर, पोलियोग्रस्त व्यक्तियों को कैलिपर, बैसाखी आदि निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। मरीज अपने साथ आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी अवश्य लाएं। जिन लोगों को कम सुनाई दे रहा है उन्हें कान की मशीन दी जाएगी। इस दौरान डॉक्टर हरिदत्त द्विवेदी, शिखर सक्सेना, उदय कुमार, भाजपा जिलाध्यक्ष रुपेश गुप्ता, हिमांशु गुप्ता आदि मौजूद रहेंगे। दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं बिहार के बक्सर की ओर, जहां पर फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाकर एक इंसान ने पेंशन राशि का लाभ उठाया है। केसठ प्रखंड के रामपुर गांव निवासी प्रमोद कुमार पांडेय पर फर्जीवाड़ा कर दिव्यांग पेंशन योजना की राशि लेने का मामला प्रकाश में आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रमोद कुमार पांडेय वर्ष 2013 से ही दिव्यांगता पेंशन का लाभ उठा रहे थे। ये एक फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर ऐसा कर रहे थे, जबकि प्रमोद कुमार पांडेय के नाम से परिवहन विभाग से ड्राइविंग लाइसेंस उन्होंने बनवाया, जो वर्ष 2023 तक वैध है। हैरत की बात तो ये है कि परिवहन विभाग दृष्टिबाधित दिव्यांग पेंशन भोगी को लाइसेंस कैसे निर्गत कर सकती है। इससे जाहिर होता है कि प्रमोद कुमार पांडेय फर्जीवाड़ा कर दिव्यांग पेंशन योजना राशि का लाभ उठा रहे थे। शिकायत मिलने पर बीडीओ मिथिलेश बिहारी वर्मा बुधवार को इसकी जांच करने प्रमोद कुमार पांडेय के घर रामपुर पहुंच गए, लेकिन वो घर पर नहीं मिले। बीडीओ ने बताया कि शुक्रवार को पुनः आरोप की जांच की जाएगी। फर्जीवाड़ा साबित होने पर इसकी जानकारी पीजीआरओ को देते हुए पेंशन राशि वसूल की जाएगी। ग्रामीणों की बात माने तो आपसी विवाद में ये फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है।
तो डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। अपना फीडबैक जितने तरीके ऊपर पहले हम रेडियो उड़ान सुनने के आपको बता चुके हैं, उनमें से किसी भी तरीके से आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने फीडबैक हमें जरूर दीजिए ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर बना सके। बहरहाल अब प्रोग्राम के अंजाम की बारी। प्रोग्राम के आखिर में न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। नो लेग्स नो लिमिट्स, दोनों पैर गवा चुके हरिबुद्धा मागर ने माउंट एवरेस्ट किया फतेह। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को पूर्णकालिक राज्य विकलांग आयोग नियुक्त करने के दिए आदेश। मनरेगा के तहत विकलांग व्यक्तियों को बनाया जा रहा है सशक्त। एमबीबीएस में मानसिक दिव्यांगता से पीड़ित लोगों के लिए कोटा। सुनेंगे 9 एनएफबी जॉब अलर्ट्स। विशेष स्कूलों की बनाई जा रही है विशेष सूची। जलने की चोट और घरेलू हिंसा से बची स्नेहा जावले बन गई है बीबीसी की नई प्रस्तुतकर्ता। प्रभारी मंत्री ने दिव्यांगों को माला पहनाकर ट्राइसिकल का किया वितरण। समावेशी शिक्षा पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न। 4 धाम यात्रा के लिए हेल्प डेस्क की स्थापना। बिहार के पूर्णिया कॉलेज में दिव्यांग छात्र छात्राओं को दिया गया व्हीलचेयर। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में निःशुल्क विकलांग सहायता शिविर। फर्जी दिव्यांग बनकर उठाया पेंशन